हेलो दोस्तों, इंडियन कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद तौहीद आलम। आज का टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और उनके कार्य। जी हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी पढ़ाई का ध्यान अच्छा खासा रख रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और उनके कार्य। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आज डिस्कस करते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। जी हाँ दोस्तों, इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे मस्तिष्क में मौजूद होता है, मस्तिष्क में ये होता है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि याद रखना दोस्तों, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसे मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लगभग सभी हमारे शरीर में जो हार्मोन होते हैं, लगभग सभी का नियंत्रण इसी ग्रंथि के द्वारा होता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसके 3 भाग है दोस्तों, इसके 3 भाग है: अग्रपाली, मध्यपिंडक और पश्चपाली। अग्रपाली, मध्यपिंडक और पश्चपाली। अगर हम अग्रपाली की बात करें तो इसमें कुल 7 हार्मोन स्रावित होते हैं जो थायराइड प्रेरक हार्मोन होते हैं। ये थायराइड प्रेरक हार्मोन होते हैं, इससे कुल 7 हार्मोन का स्रावन होता है। थायरोट्रोफिन थायराइड यह ग्रंथि की क्रिया को प्रेरित एवं नियमित करता है। हमारे शरीर में ग्रंथियां होती है, इसको ये प्रेरित करता है और इसका नियमित भी इसी ग्रंथि के द्वारा होता है। थायराइड, ये थायरोट्रोपिन थायराइड हार्मोन के द्वारा। दूसरा है सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन। इसे वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसे वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है और यह शरीर की वृद्धि को प्रभावित करता है। मुख्य रूप से यह हमारे शरीर की वृद्धि, यानी कि इसकी अधिक मात्रा से हमारे शरीर की वृद्धि होती है और अगर कम मात्रा हो तो हमारा शरीर ठीक से वृद्धि नहीं कर पाता है। जी हाँ दोस्तों, अगला है एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन। यह एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टिकल भाग में हार्मोन के स्रावन को प्रभावित करता है। एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टिकल भाग में जो हार्मोन निकलता है उसको ये प्रभावित करता है। अगला है फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन। फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन यह मादा में फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन यह मादा में अंडाशय के फॉलिकल्स की वृद्धि तथा अंडों के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। जो मादा होता है उसके अंडाशय और फॉलिकल में वृद्धि करता है और अंडों के निर्माण में ये सहायता प्रदान करता है। अंडों के निर्माण में ये सहायता करता है एवं मादा हार्मोन एस्ट्रोजन के स्राव को प्रेरित करता है। मादा जनन हार्मोन जो है एस्ट्रोजन, इसे मादा जनन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। एस्ट्रोजन को ये इसे प्रेरित करता है और नर में ये शुक्राणु का निर्माण करता है। यानी कि पुरुषों में ये जो हार्मोन है फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन, ये शुक्राणुओं का निर्माण करता है। जी हाँ दोस्तों, अगला है ल्यूटिन प्रेरक हार्मोन। ल्यूटिन प्रेरक हार्मोन यह स्त्रियों में यह हार्मोन इनका इजहरना कोशिकाओं को एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन के स्राव के लिए प्रेरित करता है। ये जो ल्यूटिन प्रेरक हार्मोन है, ल्यूटिन प्रेरक हार्मोन ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों दोस्तों महिलाओं का जो है महिलाओं में निकलने वाले ये हार्मोन है। इन हार्मोनों का इस हार्मोन के स्राव को प्रेरित करने में ल्यूटिन प्रेरक हार्मोन मदद करता है। अगला है
लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन, यह हार्मोन गर्भित मादा में दुग्ध निर्माण एवं स्राव को प्रेरित करता है। यानी कि मादा में जो दूध जो आता है, जब बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद जो दूध का स्राव होता है, तो दूध के स्राव में लैक्टोजेनिक हार्मोन मदद करता है। और ये दोस्तों कहाँ पाया जाता है? ये हमारे मस्तिष्क के पिट्यूटरी ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड में पाया जाता है। ये इसे लैक्टोजेनिक हार्मोन कहते हैं। ये दुग्ध स्राव, स्त्रियों में दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है। यह कॉपर्स ल्यूटियस से प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करता है, स्राव करने में भी प्रेरित करता है। और इसकी कमी से मादा में दूध का निर्माण नहीं होता है। इसकी कमी से मादा में दूध का निर्माण कम हो जाता है या नहीं के बराबर होता है। मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन, मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन, इसका स्राव मध्य पिंडक से होता है, किंतु मनुष्य में मध्य पिंडक के अल्प विकसित होने के कारण इसका स्राव अग्र पिट्यूटरी से ही होता है। जो मानव है, नर है, इसमें मध्य पिंडक अल्प विकसित होता है दोस्तों, और अल्प विकसित होने के कारण इसका जो स्राव है अग्र पिट्यूटरी से ही होता है। इसके अलावा जो मध्य पिंडक है, मध्यपाली है, ये बहुत ही अल्प विकसित होते हैं। मध्यपाली ये अल्प विकसित होते हैं। इसके बाद है तीसरा जो भाग है इसका पश्चपाली। तीसरा भाग पश्चपाली है। पश्चपाली से जो हार्मोन निकलते हैं वो है वेसोप्रेसिन या पिट्रेसिन हार्मोन। वेसोप्रेसिन या पिट्रेसिन हार्मोन, ये वृक्क की वाहिनियों में कोशिकाओं में जल अवशोषण के नियंत्रण करता है। जल का जो अवशोषण होता है उसका नियंत्रण जो है वेसोप्रेसिन हार्मोन के द्वारा ही होता है। जल अवशोषण को ये बढ़ाता भी है और इसके आयतन को कम भी करता है। अवशोषण को बढ़ाता भी है और इसके आयतन को कम भी करता है। ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन हार्मोन, यह दोस्तों गर्भावस्था में अंतिम काल में गर्भाशय के दीवार से अनैच्छिक पेशियां जो होती है, हमारे जो मादा में जो गर्भाशय में अनैच्छिक पेशियां होती है, उन पेशियों में संकुचन को प्रेरित करता है। उन पेशियों में संकुचन पैदा करता है और उसी संकुचन के कारण प्रसव के समय गर्भाशय के फैलने और सिकुड़ने में मदद करता है। फैलने में, गर्भाशय का फैलने में और सिकुड़ने में, दोनों में मदद करता है। ये ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन हार्मोन होता है दोस्तों, जिसके कारण मादा को प्रसव के दौरान कम तकलीफ होता है। हालांकि तकलीफ तो बहुत ही होता है, लेकिन इससे निकलने वाले जो हार्मोन है ये इसमें संकुचन पैदा करते हैं, जिससे कि प्रसव के लिए प्रेरित करता है। अगला है थायराइड ग्रंथि। थायराइड, इससे दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, जो अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित थायराइड प्रेरक हार्मोन थायराइड ग्रंथि के स्राव दर का नियंत्रण करता है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन, इससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। इसके अलावा पाराथायराइड, इसका प्रमुख कार्य शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के उपापचय का नियमन करना है। हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के उपापचय का नियंत्रण करना किसका कार्य है? पाराथायराइड का। इसके बाद है एड्रिनल ग्रंथि, यह वृक्क के ऊपरी भाग में टोपी के आकार में पाया जाता है। एड्रिनल ग्रंथि ये हमारे जो अधिवृक्क है, अधिवृक्क में टोपी के, इसके सिरों में टोपी के आकार के रूप में ये ग्रंथि पाया जाता है और इसमें लगभग 30 से अधिक हार्मोन निकलते हैं और इसका बाहरी भाग कॉर्टेक्स और केंद्रीय भाग मेडुला कहलाता है। बाहरी भाग कॉर्टेक्स और केंद्रीय भाग मेडुला
कहलाता है। और दोस्तों ये जो ग्रंथि के द्वारा ही ये ग्रंथि हमें सेक्स हार्मोन का स्राव करती है, जिससे मनुष्य जो है उत्तेजित होता है। अगला है कॉर्टेक्स भाग। कॉर्टेक्स भाग दोस्तों ये इससे नरलिंग हार्मोन या एंड्रोजन, नरलिंग हार्मोन या एंड्रोजन दोस्तों ये नरलिंग हार्मोन है, जबकि हम लोगों ने ऊपर देखा मादा हार्मोन में जैसे एस्ट्रोजन ये मादा जनन हार्मोन है। वही बात की जाए तो कॉर्टेक्स में नरलिंग हार्मोन, इसमें दोस्तों ये एंड्रोजन होता है जिसे नरलिंग हार्मोन कहा जाता है। ये पेशीय एवं कंकाल वर्धन की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। पेशीय और कंकाल वर्धन की जो है ये नियंत्रण करता है। उसके बाद है ग्लूकोज नियंत्रण हार्मोन। ग्लूकोज नियंत्रण हार्मोन यह ग्लूकोज, वसा एवं प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करता है। ग्लूकोज नियंत्रण हार्मोन यह जो है ग्लूकोज, वसा और प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करता है। खनिज नियंत्रण हार्मोन। खनिज नियंत्रण हार्मोन यह रुधिर में खनिजों का नियंत्रण करता है। हमारे रक्त में जो खनिज होता है इसका नियंत्रण इसी के द्वारा होता है। ये दोस्तों एड्रिनल का भाग है, ये एड्रिनल का भाग है। कॉर्टेक्स भाग और दूसरा है मेडुला भाग। कॉर्टेक्स भाग और दूसरा है मेडुला भाग। तो एड्रिनल ग्रंथि में ही एड्रिनल ग्रंथि में ही हमारा जो सेक्स का जो उत्तेजना पैदा होता है वो एड्रिनल ग्रंथि के कारण ही होता है। अगला है दोस्तों अग्नाशय। अग्नाशय यह एक पाचन ग्रंथि है। अग्नाशय यह एक पाचन ग्रंथि है। इसमें बीटा कोशिकाएं ग्लूकोज के उपापचय को बढ़ाता है। जो इसमें बीटा कोशिकाएं मौजूद होती है, इसमें दो तरह के कोशिका होते हैं दोस्तों, अल्फा कोशिकाएं और बीटा कोशिकाएं। दो तरह के कोशिकाएं होते हैं, अल्फा कोशिकाएं और बीटा कोशिकाएं। तो इसमें जो बीटा कोशिकाएं हैं वो ग्लूकोज के उपापचय को बढ़ाता है। इसके बाद है व्रीसन। व्रीसन नरलिंग हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन, नरलिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, इसी हार्मोन के कारण लड़कों में पुरुषों की विशेषताएं आती है। यह हार्मोन निकलने के बाद दोस्तों जो बच्चे धीरे धीरे वयस्क होते हैं तो उसका आवाज़ बदलना, गले का आवाज़ चेंज होना, इसके बाद जांघों के बीच में बाल आना, और ये सारी क्रियाएं जो है इसी हार्मोन के कारण जो है देखने को मिलता है। अंडाशय ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इससे निकलता है और यह गर्भधारण के लिए आवश्यक दशाओं का प्रेरक है। ये गर्भधारण के लिए क्या होता है, आवश्यक दशाओं का ये प्रेरक होता है। यानी कि मादा में जो अंडाशय का आना, ये सब जो क्रिया होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कारण ही होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये मादा जनन हार्मोन है, ये मादा जनन हार्मोन है, जबकि टेस्टोस्टेरोन ये नर जनन हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन ये नर जनन हार्मोन है और मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। ये दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में इससे संबंधित जो एमसीक्यू है, लगभग 30 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आएंगे अगले भाग में। तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा दोस्तों। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।